नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे एक दिन के दौरे पर यूरोपीय देश ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिटिस ने उन्हें रिसीव किया। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर गया है। इंदिरा गांधी के बाद ग्रीस जाने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा ने 1983 में ग्रीस का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस कॉपरेशन पर चर्चा की गई। तो पीएम मोदी ग्रीस पहुंचे हैं एक दिवसीय दौरे पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस काफी समय से भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर ग्रीस को भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल मिलने पर डील हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस में टॉम ऑफ अननोन सोल्जर की जाकर सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम को सेरेमोनियल रिसेप्शन दिया जाएगा। वो ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोलो और प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री की तरफ से आयोजित बिजनेस लंच में शामिल होंगे। वो ग्रीस के मशहूर हस्तियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के साथ 12 भारतीय बिजनेसमैन भी एथेंस पहुंचे हैं। इनकी मुलाकात ग्रीस के बिजनेसमैन से कराई जाएगी। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। और इतना ही नहीं, पाक और ईरान तेजी से डिफेंस साझेदारी बढ़ा रहे हैं। अप्रैल 2023 में तुर्की ने पाकिस्तान को बायर-कतार TB2 ड्रोन दिए। ये ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। पाकिस्तान को यह ड्रोन मिलना भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। पाक तुर्की के गठजोड़ को भेदने के लिए पिछले साल अगस्त के महीने में भारतीय वायुसेना के चीफ VR चौधरी ग्रीस गए थे। इस बीच दोनों देशों में ट्रेड टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए बातचीत हुई। दरअसल ड्रोन के खतरे को देखते हुए तुर्की का दुश्मन ग्रीस अब भारत का साथ देने को तैयार है। ग्रीस इस ड्रोन के रडार से जुड़ा एक अहम डाटा भारत के साथ शेयर कर सकता है। बायर-कतार ड्रोन के छोटे होने की वजह से इन्हें रडार पर डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में भारत के साथ साझा की गई जो तमाम चीज़ें हैं वो आपको हम बता रहे हैं। जानकारी काफ़ी अहम होगी और इसके बदले भारत ग्रीस को ब्रह्मोस दे सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD अतुल दिनकर ने बताया था कि भारत ने ब्रह्मोस बेचने के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय के साथ किया है और इसके अलावा कई नाटो देश इसे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार कारगिल से एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने देश में मोहब्बत और भाईचारा फैलाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह अच्छा नहीं लग रहा है। इस दौरान उन्होंने कारगिल से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कारगिल में बेरोजगारी चरम पर है। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन ने भारतीय जमीन अपने कब्जे में ले रखी है। राहुल ने कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक स्थान है। एक बात तो साफ है कि चीन ने भारत की जमीन छीनी है। दुख की बात है कि विपक्ष की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख का 1 इंच भी चीन ने नहीं लिया है। यह एक बड़ा झूठ है। लद्दाख के कोने कोने में मैं गया, लोगों से बात की, गरीब लोगों से, माताओं बहनों से, युवाओं से, और जो आपके दिल में है उसको समझने की कोशिश की। दूसरे नेता हैं, वो अपनी मन की बात करते हैं। मैंने सोचा मैं आपकी मन की बात सुनूं। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है।
और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोलते। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अजित पवार को पार्टी का नेता माना है। शुक्रवार को बाराबती में सीनियर पवार ने कहा, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि अजित पवार हमारे नेता हैं। एनसीपी में कोई टूट नहीं है। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार शरद पवार ने आगे कहा कि किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है, ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है, लेकिन आज एनसीपी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया, लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता। वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। शरद पवार के बयान से एक दिन पहले ही एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी पार्टी में टूट की बात से इनकार किया था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार गुरुवार को सुप्रिया सुले ने कहा था कि पार्टी में कोई टूट नहीं है और बीजेपी केवल कुछ विधायकों को सत्ताधारी गठबंधन की तरफ लाने में सफल हुई है। बीते जुलाई महीने में अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी में बड़ी बगावत हुई थी, जब पार्टी का एक बड़ा धड़ा महाराष्ट्र में जी हाँ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हो गया था। अजित पवार समेत पार्टी के 9 विधायक शिंदे कैबिनेट का हिस्सा बन गए थे। अजित पवार को उप मुख्यमंत्री का पद मिला था। अजित पवार के साथ सरकार में शामिल होने वाले छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अतराम, संजय बंसोड़े, आदित्य तटकरे और हसन मुशर्रफ थे। इनमें भुजबल, धनंजय मुंडे, हसन मुशर्रफ जैसे लोग तो शरद पवार के बेहद करीब माने जाते थे। इसके साथ ही एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी अजित पवार धड़े के साथ चले गए थे। पटेल को जून में ही पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने सुप्रिया सुले के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुबनी त्रिपाठी की रिहाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन यूपी सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने याचिका दाखिल की थी। दरअसल अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को अच्छे आचरण की वजह से समाप्त कर दिया गया है। अमरमणि त्रिपाठी की समय से पहले रिहाई का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को सजा दिलवाने के लिए निधि शुक्ला ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। अब उन्होंने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के आदेश के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। निधि शुक्ला का कहना है कि मैं 15 दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यपाल को यह जानकारी देने की कोशिश में जुटी हुई हूं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुनवाई के लिए मंजूर भी कर दिया है। भारत का चंद्रयान 3 बुधवार को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान अब चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो और वैज्ञानिकों ने लैंडिंग के पहले के 20 मिनट को मिनट्स ऑफ टेरर बताया था, लेकिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लिए यह बहुत आसान वक्त साबित हुआ। लैंडर ने न सिर्फ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की, बल्कि भारत को चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश भी बना दिया है। इस बीच इसरो ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि टचडाउन से ठीक पहले विक्रम लैंडर को चांद कैसा दिखा। इसरो ने गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल अब जो एक्स है उस पर 2 मिनट 17 सेकंड का वीडियो शेयर किया है। इसरो ने लिखा कि लैंडर इमेजर कैमरे ने टचडाउन से ठीक पहले चंद्रमा की इमेज कैप्चर की। इमेजर कैमरे से हाई रेजोल्यूशन वीडियो में चंद्रमा की खूबसूरत सतह दिखाई देती है जो गड्ढों से भरी हुई। जैसे जैसे लैंडर नीचे जाता है वैसे वैसे चांद की सतह ज्यादा बड़ी व स्पष्ट नजर आने लगती है। क्लिप के आखिरी कुछ सेकंड में विक्रम लैंडर को काफी धीमा होते हुए चंद्रमा की सतह को छूते दिखाया गया है। चंद्रयान का लैंडर विक्रम बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इसरो ने बताया कि लैंडिंग के कुछ घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकल गया था। रोवर और लैंडर दोनों ही अच्छी स्थिति में हैं।
रोवर चांद पर चहलकदमी शुरू कर चुका है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 4 चरणों में की गई है। रफ ब्रेकिंग, एल्टीट्यूड होल्ड, फाइन ब्रेकिंग और वर्टिकल डिसेंट, ये सभी बिल्कुल सटीक तरीके से हुए हैं। रोवर में 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर विक्रम इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। चंद्रयान मिशन की लाइफ एक चंद्र दिवस है। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिन तक चांद के साउथ पोल पर अपना काम करेंगे। इसके बाद वहां अंधेरा हो जाएगा। चूंकि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए वे 14 दिनों के बाद इनएक्टिव हो जाएंगे। 14 दिन में से 2 दिन निकल गए हैं। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन भले ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन उसका मिशन का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ही चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की तस्वीरें खींची है। इसरो ने ये तस्वीरें जारी की है, जिनमें चांद की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को साफ देखा जा सकता है। इसरो ने ट्वीट में लिखा कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 लैंडर को कहा है कि मैं तुम पर नजर रख रहा हूं। जी हां, 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 मिशन भले ही पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसका ऑर्बिटर अब भी एक्टिव है। उसी हीरो ने भारतीयों के लिए अपने विक्रम लैंडर की तस्वीर भेजी है। चांद की सतह पर अपना विक्रम पांव जमाए खड़ा दिख रहा है। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर की यह तस्वीर ली है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है। जी हां, चांद के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे अपने ऑर्बिटर के पास बेस्ट कैमरा है। इसरो ने बताया कि 23 अगस्त 2023 को विक्रम की चांद पर लैंडिंग के ठीक बाद ऑर्बिटर ने यह तस्वीर ली। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अपने विक्रम के लिए कहा, मैंने तुम्हें देख लिया। तस्वीर में साफ दिखाई देता है कि चांद की सतह के आसपास काफी बड़े गड्ढे हैं, लेकिन अपना विक्रम प्लेन जगह पर उतरा है। ऑर्बिटर ने 23 अगस्त की रात 10:17 पर यह तस्वीर ली थी। जैसे ही इसरो ने तस्वीर शेयर की, भारतीयों का जोश फिर से हाई हो गया। धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चंदा मामा के घर पर उतरे विक्रम को देख लोग गर्व से भर गए। विक्रम लैंडर जब चांद के करीब था तो उसके और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के बीच संपर्क स्थापित हुआ था। इसे आप सरल शब्दों में बातचीत कह सकते हैं। जी हां, तब इसरो ने लैंडिंग से पहले हुए इस संपर्क के बारे में ट्विटर पर कहा कि स्वागत है दोस्त। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने औपचारिक रूप से चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया। दोनों के बीच दोतरफा संचार स्थापित हो गया है। चंद्रयान 2 मिशन 2019 में भेजा गया था और इस अंतरिक्ष यान में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल था। लैंडर के अंदर एक रोवर था। लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया था, जिससे यह मिशन के सॉफ्ट लैंडिंग के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहा था। हालांकि अपना हीरो ऑर्बिटर आज भी चांद पर नजर रखे हुए है। मणिपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। मणिपुर पुलिस का कहना है कि राज्य के हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। पुलिस ने बताया कि इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न जगहों से 4 बंदूकें, 38 गोला बारूद और 8 बम बरामद किए गए हैं। इनके अलावा पुलिस ने कॉकचिंग, कोंगपोकपी और थाउबल जिलों में भी पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। पुलिस का कहना है कि बीते 24 घंटे में राज्य में हालात तनावपूर्ण थे और इस दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होने की कोशिश की। पुलिस ने मणिपुर में अलग अलग जिलों में 123 चेक पॉइंट बनाए हैं। पुलिस ने विभिन्न जिलों से 1581 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और फर्जी वीडियो का सोशल मीडिया पर शेयर न करें। पुलिस ने एक नंबर भी जारी किया है जिस पर लोग अफवाहों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस ने लोगों से यह भी अपील की है कि पुलिस और सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियार और गोला बारूद वह अपने नजदीकी पुलिस थाने में जमा कर दें। मणिपुर के शिक्षा मंत्री RK रंजन सिंह ने कहा कि उन्हें कुछ खबर मिली थी कि इम्फाल में पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद है। ऐसे में लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि इम्फाल में हिंसा भड़कने और इंटरनेट पर प्रतिबंध के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र को बंद कर दिया गया था। हालांकि आपात स्थिति में संबंधित व्यक्ति से विनती करने के बाद गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से भी नए पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब हालात नियंत्रण में है और कई जगहों पर इंटरनेट की भी काम कर रहा है। ऐसे में लोगों से अपील करता हूं कि वह ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्रालय ने मिजोरम के आइजोल जिले में एक निर्माणाधीन रेलवे पुल के ढहने के कारणों की जांच के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कमेटी को 1 महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट देने को कहा गया है। इन 4 सदस्यीय कमेटी में RDSO के BP अवस्थी, IIT दिल्ली के डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू, IRICN के शरद कुमार अग्रवाल और NF रेलवे के मुख्य ब्रिज इंजीनियर संदीप शर्मा का नाम शामिल है। रेलवे बोर्ड की वक्स एक शाखा समिति के कामकाज और रेलवे बोर्ड द्वारा विचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने, समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन और सभी संबंधित मुद्दों के लिए मॉडल शाखा होगी। आइजोल के करीब बैराबी सैरांग में बुधवार को निर्माणाधीन रेलवे पुल के गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए थे। गुरुवार को रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत मलबे से 4 मृत शरीर बाहर निकाले गए। हालांकि अभी भी एक मजदूर के गायब होने की आशंका जताई जा रही है। सभी पीड़ित पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले थे। इस घटना के दौरान 26 मजदूर घटनास्थल पर मौजूद थे। रेलवे ने बताया कि निर्माणाधीन पुल पर गैलेंट्री के गिरने के कारण पुल ढह गया था। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की थी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजे के तौर पर मरने वाले को 10 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का वादा किया है। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसके कारण आए दिन पहाड़ी राज्य में किसी न किसी इलाके से भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण पैदा हुई आफत से लोगों को समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। जी हां, इसी बीच उधम सिंह नगर के काशीपुर में भारी बारिश के बाद निचले इलाके में पानी भरने के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसकी सूचना मिलने पर SDRF की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया है। दरअसल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के हेमंतपुर में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव के कारण निचले इलाके में कुछ लोग फंस गए, जिसकी सूचना मिलने पर SDRF उत्तराखंड पुलिस की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। इस दौरान देर रात हुई बारिश के बाद निचले इलाकों में जलभराव के कारण घरों में फंसे 60 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली जिले में हुई भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मैठाड़ा, नंदप्रयाग, छिनका, बेलाकुची व पागलनाला में मलबा आने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण यात्रियों के फंसने से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही चमोली में बारिश के बाद लामगढ़ नाले में पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण सड़क मार्ग बंद हो गया है। इससे पहले चंबा थाने के पास हुए भूस्खलन के कारण मलबे में बच्चों के दबे होने की आशंका होने के बीच SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। फिलहाल एक रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन के कारण प्रदेश में 244 छोटी बड़ी सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में बीते 3 दिन से बारिश हो रही है और अगले 3 दिन तक यह सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रवार को बेतिया, कटिहार, समस्तीपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, मधुबनी में बारिश हो रही है। वहीं कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आज सुबह से हो रही बारिश के बाद समस्तीपुर में सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। भागलपुर जिले के नौगछिया में गंगा नदी के तट के पास एक झोपड़ी मिट्टी के कटाव के कारण बह गई है। बगहा समेत नेपाल के तराई क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण गंडक नदी के जलस्तर में एक बार फिर से इजाफा शुरू हो गया है। गंडक नदी का जलस्तर 1,48,000 क्यूसेक पहुंच गया है। गुरुवार को कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, इससे किसानों को काफी राहत मिली, तो कुछ शहरों में जल जमाव हो गया। दूसरी ओर आकाशीय बिजली गिरने से राज्य में 3 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा दरभंगा जिले के घनश्यामपुर में 122.4 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी अगले 3 दिनों तक कमोबेश इसी तरह का मौसम रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्व के अधिकांश स्थानों और शेष भागों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही राज्य के अधिकतर जिलों के 1-2 स्थानों पर वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना है। मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज, वहीं 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान ठंड का गिरने से
जमुई में 2 और मुंगेर जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। वह उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। सीएम ने अविलंब मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए FX न्यूज़ इंडिया के साथ।